मैं यासर अरफात and welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to learn something about the force method, which is used to analyze the statically indeterminate structures. Before going towards the force method, let us differentiate between statically determinate structures and statically indeterminate structures. ऐसे वन में इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जस्ट यहाँ पे इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे. जो हमारे पास स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करके इजीली एनालाइज कर सकते हैं. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करके एनालाइज कर सके, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स कहते हैं. अब यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का. इसमें हमारे पास 1, 2 एंड 3 रिएक्शंस है हमारे पास, और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास कितने हैं, वो भी 3 है. समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ मोमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू 0. सो इन 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम इन 3 अननोन्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा. क्योंकि अलजेब्रा में हम कहते हैं कि हम एक इक्वेशन से एक अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 3 से 3 को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब आते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की तरफ. ये हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करके एनालाइज नहीं कर सकते. इसके पीछे रीजन क्या है? अब ये हमारे पास स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है. इसमें हमारे पास 4 सपोर्ट रिएक्शंस है, 1, 2, 3 एंड 4. इट मींस हमारे पास 4 अननोन्स है. अब अलजेब्रा के मुताबिक 4 इक्वेशन से 4 अननोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं 3. तो इन 3 इक्वेशन से इन 4 अननोन्स को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो इस वजह से हम इनको स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स कहते हैं. अब यहां पर एक और इक्वेशन की जरूरत है. जो जिनकी इंडिटरमिनेंसी 1 डिग्री होती है, उनके लिए एक इक्वेशन की जरूरत होती है. अब वो इक्वेशन हम कहां से लाते हैं? फोर्स मेथड से लाते हैं. 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस और एक फोर्स मेथड से इक्वेशन लाते हैं, जो कि कहलाता है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. डेल बी प्लस का बी वाई, या फिर जो भी रिएक्शन आप रिमूव करते हो वही आ जाएगा, एफ बी बी इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या होता है? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होता है, और ये हमारे पास आता है फोर्स मेथड से. अब हम देखेंगे कि ये इक्वेशन हमारे पास कैसे आया, इसके कंसेप्ट के पीछे जाएंगे. Let us take a statically indeterminate structure. यहां पे आपका रिएक्शन AY लग रहा है, यहां पे आपका रिएक्शन AX लग रहा है, एंड यहां पे आपका रिएक्शन MA लग रहा है, एंड यहां पे आपका रिएक्शन BY लग रहा है. अब फोर्स मेथड में हम क्या करते हैं? फोर्स मेथड में इस स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को 2 डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं. और कंडीशन क्या होता है कि जिन 2 स्ट्रक्चर्स में आपने इसे डिवाइड किया, वापस अगर उन 2 स्ट्रक्चर्स को हम कंबाइन करें तो रिजल्ट में वापस यही स्ट्रक्चर आना चाहिए. तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? हम क्या करेंगे, इन 4 रिएक्शंस में से एक रिएक्शन को फॉर अ मोमेंट रिमूव करेंगे, और जो स्ट्रक्चर हमारे पास बचेगा वो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा. फिर जो हमारे पास जितने भी रियल लोड्स हैं उन सब को रिमूव करेंगे, और जिस पॉइंट पे हमने रिएक्शन को रिमूव किया था उसी पॉइंट पे हम एक यूनिट लोड लगाएंगे, और वो स्ट्रक्चर हमारा कहलाएगा रिडंडेंट स्ट्रक्चर. अब कौन सा रिएक्शन उठाना है, इसके पीछे भी एक कंसेप्ट. जिस रिएक्शन को आप इस स्ट्रक्चर में से, जिस सपोर्ट को आप इस स्ट्रक्चर में से रिमूव करोगे, उसके रिमूवल के बाद जो स्ट्रक्चर बकाया आपके पास बचेगा उसका स्टेबल होना लाजमी है. अगर वो स्टेबल नहीं है तो आप उस सपोर्ट रिएक्शन को नहीं उठा सकते हो. अब इस केस में अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन है. एक हमारे पास BY है. अगर मैं BY को रिमूव कर दूं तो बकाया जो स्ट्रक्चर बचेगा मेरे पास वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, एक कैंटिलीवर बीम बचेगा. और दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर मैं यहां से इस मोमेंट रिएक्शन को हटाऊं
तो बकाया यहाँ पर जो दो रिएक्शंस बचेंगे, ये यहाँ पर इन सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ पे रोलर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम बन जाएगा, तो ये भी स्टेबल होगा। लेकिन हम ए वाई और ए एक्स को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इनको रिमूव करोगे तो बकाया जो स्ट्रक्चर आपके पास बचेगा वो स्टेबल नहीं होगा। तो फॉर द डेरिवेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लेट अस रिमूव द इफेक्ट ऑफ सपोर्ट बी वाई फॉर अ मोमेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर। सो जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को रिमूव कर दिया और जो बकाया चीजें हैं उनको एज इट इज आपने अप्लाई करना है। तो यहां पे आपका ए वाई ए एक्स एंड यहां पे मोमेंट एम ए लग रहा है। अब ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर था। अब दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा होगा, दूसरा आपका रिडंडेंट स्ट्रक्चर होगा। उसको हम कैसे लाएंगे, रिडंडेंट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, जो आपके पास रियल लोड है पी, इसको रिमूव करो और जो रिएक्शन आपने रिमूव किया था, जिस पॉइंट से रिमूव किया था, यहां पर हमने पॉइंट बी से रिमूव किया है, तो उसी पॉइंट पे आप क्या करो, एक यूनिट लोड लगाओ 1 किलो न्यूटन का। अब देखिए, अब इस स्ट्रक्चर में पॉइंट बी से चूंकि रिएक्शन रिमूव है तो यहां पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। तो पॉइंट पी की वजह से पॉइंट बी पे जो डिफ्लेक्शन होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर में, वो हमारे पास किसके बराबर होगा, डेल बी के बराबर होगा, कैपिटल डेल बी के बराबर। अब दूसरे स्ट्रक्चर में 1 किलो न्यूटन की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, पॉजिटिव होगा, एंड वो किसके बराबर होगा, एफ बी बी के बराबर होगा। अब हम क्या कहते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस हम चला रहे हैं ये इलास्टिक रीजन में चला रहे हैं, मतलब आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही डिफ्लेक्शन आएगा। अगर आप फोर्स 2 किलो न्यूटन का लगा रहे हो और डिफ्लेक्शन 1 डिग्री का है, तो अगर आप 4 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो आपके पास जो डिफ्लेक्शन होगा वो 2 डिग्रीज का होगा। मतलब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम देखते हैं। सो अगर 1 किलो न्यूटन की वजह से डिफ्लेक्शन एफ बी बी है, तो बी वाई मल्टीप्लाई बाई 1 की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो बी वाई इंटू एफ बी बी होगा। तो हमने क्या किया, इस इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को दो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर में डिवाइड किया। अब ये भी हमारे पास एक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, ये भी हमारे पास स्टैटिकली एक डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। और कंडीशन क्या है, अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को दोबारा आपस में मिलाए तो इस स्ट्रक्चर का आना लाजमी। अब इस स्ट्रक्चर में कब ये दोनों स्ट्रक्चर्स कॉम्बिनेशन के बाद इसके बराबर आएंगे, अगर हम इस स्ट्रक्चर में पॉइंट बी पे देखें, यहां पे डिफ्लेक्शन 0 है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में हम देखें यहां पे डिफ्लेक्शन डेल बी है और यहां पे बी वाई इंटू एफ बी बी है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, ये दोनों वापस ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा एक कंडीशन में, अगर डेल बी आपके पास बी वाई इंटू एफ बी बी के बराबर होगा। यानी जितना डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ है उतना ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन हो, तब ये दोनों आपस को 0 कर देंगे, तो इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन दोबारा आपके पास क्या होगा, 0 होगा, जो कि आपका रियल स्ट्रक्चर है। तो इस बेस पे हम क्या कहते हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में पॉइंट लोड पी की वजह से जो डिफ्लेक्शन है वो डेल बी है, एंड ये डेल बी अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल आना चाहिए किसका, बी वाई इंटू एफ बी बी के। सो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगा, डेल बी प्लस का उनको इधर शिफ्ट किया, बी वाई इंटू एफ बी बी इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्या है, दिस इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। नाउ दिस इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। अब इस स्ट्रक्चर की इंडिटरमिनेंसी कितनी थी, 1 डिग्रीज की थी, यानी 1 मोर रिएक्शन था। तो अब ये इक्वेशन और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अगर हम मिलाएं तो 4 इक्वेशंस टोटल हमारे पास आ जाएंगे, और 4 इक्वेशन से इस स्ट्रक्चर के 4 अननोन्स को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा, यहां से हम बी वाई को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर में डेल बी को फाइंड आउट करेंगे और इस स्ट्रक्चर में एफ बी बी को फाइंड आउट करेंगे। फिर इन दोनों की वैल्यूज पुट करो, बी वाई को फाइंड आउट करो। जब बी वाई को फाइंड आउट करोगे फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करके आप अपने इन 3 रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 1 डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी वाले
स्ट्रक्चर्स को फोर्स मेथड का यूज करके इस तरीके से हम इनको एनालाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू चूज अ स्पोर्ट एज अ रिडंडेंट। तो इसका टोटल हम कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।